दोस्तों ये कहानी है हरियाणा के जिला सोनीपत की। उसमें एक थाना लगता है रई थाना। दोस्तों एक 13 साल की लड़की होती है और मात्र 13 साल की उम्र में उसे चस्का लग जाता है लड़कों से बात करने का। यहाँ तक कि वो चस्का इतना बढ़ जाता है कोई एक नहीं दो नहीं कई लड़कों से बातें करने लगती है और उसका अंजाम इतना बुरा होता है कि उसने भी दोस्तों सोचा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको इस कहानी में लेके चलूँ इससे पहले आप एक लाइक कर दो। तो दोस्तों चलते आज के लगभग 4 साल पहले, जो कि मध्य प्रदेश में एक टीकमगढ़ नाम का गांव होता है। उसमें एक गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता है। उसके माता पिता होते हैं और उसने एक शोभा नाम की औरत से शादी की थी। औरत मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो शोभा थी उसने पहले से शादी कर रखी थी और उसका पति खत्म हो जाता है तो वो गंगाराम से शादी कर लेती है। और जो शोभा होती है उसकी एक पहले पति से एक लड़की होती है जो कि नीतू नाम होता है। नीतू अब गंगाराम के साथ ही और शोभा के साथ में रहती है। शोभा उसको अपने साथ ले आती है। अब खुशी खुशी टीकमगढ़ में ये परिवार रहने लगता है। जो नीतू होती है उसकी लड़की, उसका नाम पास के ही एक स्कूल में लिखवा दिया जाता है। वो पढ़ने लगती है। धीरे धीरे परिवार हंसता खेलता ऐसे चलता रहता। कुछ समय बीतता है कि गंगाराम अपनी पत्नी शोभा से कहता है कि टीकमगढ़ में इतनी कमाई नहीं है और खर्चे बराबर हैं, गुजारा होना बहुत मुश्किल लगता है, आखिर में हम क्या करें। तो गंगाराम की पत्नी शोभा कहती है कि ऐसा करो, कहीं हम प्रदेश चलते हैं और वहीं कमाते खाते हैं। दोस्तों इसी बीच आपको हम बता दें कि लगभग 3 साल बीत जाते हैं और उस बीच में गंगाराम के उस औरत से यानी शोभा से 2 बच्चे पैदा होते हैं। जो एक लड़की होती एक लड़का होता और लगभग इनकी छुटाई बढ़ाई 1 साल होती है। और जो तीसरी लड़की वो बड़ी लड़की होती जो कि नीतू साथ में आई हुई होती है। दोस्तों जब गंगाराम से पत्नी कहती है कि कहीं हम बाहर प्रदेश चलते हैं तो गंगाराम भी विचार बना लेता है कि ठीक है हम कहीं बाहर चलेंगे, काम करेंगे, क्योंकि टीकमगढ़ में अब गुजारा नहीं हो रहा है। और वो नीतू से कहता है कि तुम अपनी दादा दादी की यहीं पर सेवा करो और हम और तुम्हारी माँ बाहर जाके कहीं काम देखते, जब हिसाब बन जाएगा तो हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। नीतू भी कह देती पापा ठीक है। और उसके बाद गंगाराम और नीतू अपने छोटे 2 बच्चों को लेके हरियाणा के सोनीपत जिले में पहुंच जाते, जिसका थाना लगता है रई थाना। दोस्तों वहां पर एक कमरा लेते हैं किराए का और कमरा किराए का लेने के बाद वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनको काम मिल जाता है, मेहनत मजदूरी वो करने लगते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उनका वहां पर व्यवहार बन जाता है। दोस्तों कुछ समय बीतता है, उसके बाद में जो गंगाराम की पत्नी होती है शोभा, वो कहती है कि खर्चे के लिए जितना तुम कमाते हो ये काफ़ी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मेरे लिए भी काम देख लो जिससे मैं भी थोड़ा तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ, जिससे कुछ हमें और आसानी हो जाएगी। गंगाराम जहाँ पे मेहनत मजदूरी करता वहीं अपनी पत्नी शोभा के लिए भी काम देख लेता है और दोनों अब वहाँ काम करने लगते। दोस्तों जीवन अच्छा व्यापन हो रहा था और थोड़ा थोड़ा समय बीतने लगा था। उसके बाद कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि खाना बनाने की और काम पे जाने की, और बच्चे भी छोटे होते हैं। तो गंगाराम कहता है ऐसा करते हैं कि हम अपनी लड़की यानी नीतू को हम यहीं पर बुला लेते हैं। तो उसकी पत्नी भी कहती ठीक है आप बुला लीजिए। उसके बाद कुछ समय बाद ही दोनों गांव जाते हैं घूमने और वहां पर जाके अपनी लड़की नीतू को साथ में ले आते हैं। दोस्तों कुछ इससे पहले कि मैं कहानी बता दूं, जो नीतू दादा दादी के साथ रहती है तो वहां पर वो स्कूल में कई लड़कों से बात करने लगती है और गांव के कई लड़कों से बात करती है। इतने में लोग गांव मोहल्ले वाले दादा दादी से शिकायत करते हैं कि तुम्हारी जो पोती है वो कई लड़कों से बात करती है। लेकिन दादा इस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी तो पोती मात्र 13 साल की है और अभी वो नादान है, बच्ची है, वो ऐसी क्या बात करेगी, इसलिए उसको टाल देते हैं। दोस्तों जब गंगाराम उसको लिवा के सोनीपत पहुंच जाते हैं और जहां वो रहते हैं वहां रखने लगते हैं और वहीं पर पास के ही स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं क्लास 6 में। दोस्तों धीरे धीरे कहानी उनकी अच्छी सी चलती रहती, जिंदगी बढ़िया से गुजरती है। नीतू भी होती है, सुबह उठती है, खाना बनाती है और उन बच्चों की भी देख रेख करती है और खाना बना के स्कूल चली जाती है और गंगाराम शोभा भी अपने काम पे चले जाते। दोस्तों जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि इसी बीच में अप्रैल महीना आ जाता है और अप्रैल महीना में नीतू कहती है अपने पापा से, पापा मैं 6ठी क्लास पास कर ली, अब 7वीं में आ गई, मुझको कॉपी दिला दीजिए। तो पापा उसके कहते ठीक है
तुम्हें मैं दिला दूंगी। फिर नीतू कहती है तुम काम पे जाओगे तो मुझे पैसे दे देना, मैं खुद ही ले आऊंगी। तो उसके पापा कहते गंगाराम कि तुम बेटी कहाँ जाओगी, मैं आपको लाके दे दूंगा कॉपी। उसके बाद में गंगाराम और शोभा दोनों काम पे चले जाते हैं और काम पे जाने के बाद जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते। उसके बाद शोभा कहती है अपने पति से कि एक काम कीजिए, मैं जा रही हूँ और मैं कॉपी दिला दूंगी जाके उसको। गंगाराम भी कहता ठीक है, और जो शोभा होती है अपने मालिक के पास जाती, पैसे मांगती है सभी के सामने, मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी को मुझे कॉपी किताबें दिलानी है घर जाके। वो पैसे दे देता और जो शोभा होती है वो घर आती है। घर आके अपने रूम में देखती है तो दोनों उसके बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। जो बड़ी लड़की नीतू होती है वो कमरे में नहीं होती है, वो आवाज भी मारती लेकिन वहां पर कोई भी नहीं बोलता क्योंकि नीतू होती ही नहीं है वहां पर। जब शोभा छत पर जाती है तो देखती है कि नीतू वहीं पर पड़ी होती है, तो नीतू के पास शोभा भाग के जाती है और उसको हिलाती जुलाती तो देखती है कि नीतू बेहोश पड़ी हुई है। तो वो बहुत तेज से चीखती है। उसकी चीख पुकार सुनकर जो मकान मालिक होता है वो भी ऊपर आ जाता है और देखता है कि नीतू पड़ी हुई है बेहालत में। तो उसको मकान मालिक उठाता है, जो पास का एक हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाके भर्ती करा देता है। डॉक्टर जब भर्ती कर लेते तो वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि नीतू की मृत्यु हो चुकी होती है, नीतू अब इस दुनिया में नहीं होती है। और जब वो इस बात को शोभा को बताते हैं डॉक्टर, तो नीतू फूट फूट के रोने लगती है। फिर नीतू खबर कर देती है अपने पति यानी कि गंगाराम को। गंगाराम भी आता और देखता है कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी फूट फूट के रोने लगता। दोनों का हाल इतना ज्यादा बुरा होता है रो रो के कि क्या ही आपको बताएं। जिसकी बेटी खत्म हो जाए तो उसका दर्द तो वही समझ सकता है। इसी बीच कोई पुलिस को कंप्लेंट कर देता, फोन कर देता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की की मृत्यु हो गई, आप आ जाए। पुलिस वाले आ जाते हैं और देखते हैं कि नीतू की मृत्यु हो चुकी होती। तो वो पुलिस वाले नीतू की माँ से पूछने की कोशिश करते हैं और उनके पिता यानी कि गंगाराम जी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों का इतना बुरा हाल होता है कि वो कुछ बताने लायक नहीं होते, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें बहुत ज्यादा तसल्ली देते हैं और उसके बाद पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो शोभा बताती है कि हम ऐसे ऐसे काम से आए थे, उसको कॉपी किताबें दिलानी थी, लेकिन घर पे कोई नहीं था, नीचे बस छोटे मेरे बच्चे थे और ऊपर जाके देखा तो ये मुझे लगा कि बेहोशी हालत में पड़ी, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और मैंने इसे अस्पताल में जब एडमिट किया तो उसके बाद ये डॉक्टर ने बताया कि खत्म हो गई है। दोस्तों इसी बीच में पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट लिखवाइए, मैं इसकी छानबीन करूंगा कि इसकी मृत्यु हुई है या किसी ने हत्या की है। जो नीतू के पिताजी होते हैं गंगाराम कहते हैं देखिए साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं और हम रोज का कमाते रोज का खाते, अगर हम पुलिस केस करेंगे तो हमें रोज थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और इस सब में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो पुलिस वाले भी कहते चलो ठीक है, कहीं ना कहीं जब यही नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसी बीच में जो उस अस्पताल के हेड डॉक्टर, बड़े डॉक्टर होते हैं, वो नीतू के पास जाते हैं उसकी लाश को पैक करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। नीतू के कपड़े देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ रेप किया गया हो या बलात्कार किया गया हो। तो जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत नहीं हुई, इसकी हत्या हुई है, और ऐसा भी संदेशा मुझे लग रहा है कि जैसे इसके साथ में कोई रेप हुआ हो। दोस्तों पुलिस भी उसके बाद में दोबारा गंगाराम के पास जाती है और कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ रेप हुआ और उसके बाद इसकी हत्या हो गई है। पुलिस वाले गंगाराम से दोबारा कहते आप क्या कंप्लेंट करवाना चाहते हैं, तो गंगाराम मना कर देता। तो पुलिस वाले कहते ठीक है, आप लिख के दे दीजिए कि ना ही मैं पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ ना ही कंप्लेंट करवाना चाहता हूँ। गंगाराम लिख के दे देता है। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद में मीडिया वाले भी वहां पर आ जाते हैं। जब मीडिया वाले आ जाते हैं तो उनका दबाव इतना ज़्यादा बनता है, जो पुलिस वाले सोचते कि अगर हमने ये केस ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कल को बात हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए पुलिस वाले भी उस केस को अब गंभीरता से लेते हैं और बिना ही गंगाराम की मर्जी के ही वो उसकी छानबीन करने लगते हैं। दोस्तों जब छानबीन करने लगते हैं और इधर डॉक्टर उस जो नीतू की बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सबको चौंका देती है। दोस्तों उसमें रेप की तो पुष्टि नहीं होती है, लेकिन उसमें उसका मर्डर हुआ होता है, यानी कि किसी ने गला घोट के हत्या की होती है। उसके बाद में दोस्तों
दोबारा से नीतू के माँ बाप को बुलाया जाता है और उन दोनों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद में जो उसका मकान मालिक होता है उसे भी बुलाया जाता है और उससे भी पूछताछ होती है। मकान मालिक बताता है कि इस घर में बाहरी कोई भी नहीं आता था, ओनली सिर्फ इसमें घर वाले मैं रहता था और ये नीतू के माता पिता रहते थे और कोई नहीं आता जाता। अब पुलिस वालों को भी डाउट कहीं ना कहीं नीतू के माता ही पिता पे होने लगा था, क्योंकि रिपोर्ट के लिए बार बार वही मना कर रहे थे। जब पुलिस वाले गंगाराम से और नीतू की माँ से पूछताछ करते हैं और ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो गंगाराम अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बता देता है कि हत्या इसकी नीतू की माँ ने ही की है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि मात्र तुम्हारी लड़की 13 साल की और तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी, तो गंगाराम पुलिस वालों को बताता है कि एक दिन हम लोग जब काम से आते हैं तो मैंने देखा कि मेरी लड़की किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, जबकि मेरे घर में कोई भी मोबाइल फ़ोन होता ही नहीं है। पता नहीं मेरे से चुपके एक फ़ोन भी रखती थी और उससे वो बात कर रही थी। तो जो शोभा होती है वो अपनी लड़की नीतू को समझाती है और मारती भी है। कहती है कि तेरी अभी उम्र ही क्या हुई है, मात्र तू 13 साल की है और तू लड़कों से बात कर रही है। उसको जब समझाती है तो नीतू भी कह देती है ठीक है माँ, मैं अब आगे से बात नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शोभा फिर से अपने काम पे जाने लगती और नीतू अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगती। लेकिन जैसे 1-2 महीने बीते, फिर शोभा एकदम जैसे ही घर में आती काम से तो देखती है कि नीतू फिर किसी से बात कर रही होती है। अब शोभा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो 2-4 थप्पड़ और लगा देती और नीतू से कहती मैंने तुझे मना किया था कि तुझे बात नहीं करनी है, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। नीतू कहती है ठीक है मम्मी, अब फिर गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी बात नहीं करूँगी। उसके बाद जो शोभा होती है नीतू का मोबाइल छीन के दुबका देती है। लेकिन दोस्तों होता ये है कि 2-4 दिन बाद नीतू फिर वो मोबाइल ढूंढ लेती है और ढूंढ के लड़कों से बात करने लग जाती है। जब शोभा उसे समझा के थक जाती है तो वो सारी बातें दोबारा से अपने पति गंगाराम को बता देती है और गंगाराम होता है उसको बहुत ज़्यादा बैठ के समझाता है। अब होता ऐसा है कि गंगाराम जब समझाता है तो नीतू साफ साफ कह देती है उससे, गंगाराम उससे कहता है तुम ये सब बंद करोगी या नहीं करोगी, तो नीतू साफ साफ मना कर देती मैं ये सब बंद नहीं करूंगी, तुम लोगों को जो भी करना है वो तुम लोग कर लो, लेकिन मैं बात करना बंद नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों कोई बात नहीं, गंगाराम उसको और समझाने की कोशिश करता, तरह तरह से समझाता, क्योंकि बच्ची छोटी होती लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को राजी नहीं होती है। शाम होती है दोस्तों और शाम को सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। सभी खाना खाते उतने में फोन आ जाता। नीतू अब तो हद ही कर देती है, अपने माता पिता के सामने बात करने लगती है। गंगाराम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और नीतू से कहता है क्या तुम अब फाइनली मैं पूछ रहा हूँ ये सब बंद करोगी या नहीं करोगी। नीतू साफ साफ कह देती तुमको जो करना हो कर लो, लेकिन मैं बात करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा लो। गंगाराम होता उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों 1-8 घंटे बीतते हैं, नीतू सो जाती है और वो गंगाराम जो होता है एक शोभा के साथ मिलके प्लान बनाता है। दोस्तों गंगाराम को रहते रहते 3-4 साल हो जाते हैं वहाँ पर और उसकी भी काफ़ी अच्छी वहाँ इज्जत बन चुकी होती है। तो गंगाराम शोभा से कहता है कि अब ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी, ऐसा करते हैं इसको अब मार देना ही सही रहेगा। दोस्तों वो शोभा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और चुपके से नीतू के कमरे में दोनों चले जाते हैं। गंगाराम उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और जो शोभा होती है वो नीतू का गला दबा के हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में वो रात भर सोचते रहते अब पुलिस से कैसे बचा जाए। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि हम जैसे रोज की तरह काम पे जाते हैं वैसे हम जाएंगे। तो क्या करते हैं, छत पे उसकी लाश रात में ही ले जाते हैं और उसको छत पे ही लिटा देते और रोज की तरह वो सुबह अपना तैयार होके काम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में पूरे दिन काम करके और वो आराम से सबके सामने पैसे मांगने का नाटक करती है, जिससे हर कोई कह सके कि हाँ इसने बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए कॉपी किताब के लिए पैसे मांगे। और तो और जब वो अस्पताल में रो रहे होते ये भी सब उनका रोने का एक नाटक ड्रामा होता है, जिससे पुलिस को भी शक ना हो और पुलिस भी अचंभित हो जाती है सारा कहानी सुनने के बाद में कि देखो
इन लोगों ने कैसे गुमराह किया, कहीं से कहीं तक शक नहीं हो रहा था कि हत्या इनके माता पिता ने की। दोस्तों उसके बाद में शोभा और गंगाराम दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जेल में डाल देती। उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा देती। लेकिन दोस्तों इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं दोस्तों बहुत गलत करती हैं, जो कि एक तो नाबालिग होती है। अगर गंगाराम चाहता उसकी शादी कराने तो भी वो यहाँ कानूनन अपराध में फंस रहा था, क्योंकि वो मात्र अभी 13 साल की थी और नाबालिग का शादी करना, ब्याह करना कानूनन अपराध है दोस्तों। और उसके बाद गंगाराम ने नीतू बहुत तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो नहीं मानी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, किस तरह उसको समझाना चाहिए था? क्या गंगाराम ने ये कदम उठाया ये सही था या गलत था? आप लोग अपनी राय दोस्तों जरूर दें। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी कर दें, जिससे मुझे भी लगे कि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है। और ऐसी कहानी और सुननी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।